भी 2023 में छिन गया। रहते हुए देख लिया कि शिवसेना के साथ खड़े हुए कांग्रेस उनके ऊपर निर्भर होकर खड़ी हो गई और एक महागठबंधन बन गया। कई पेच हैं इसमें, आज हर पेच को खोलें उससे पहले जो लिख के दिया और जो कह के बोला, दोनों बातों पर गौर करना जरूरी है कि शरद पवार ने आज जो कहा वो क्या कहा। शरद पवार ने बकायदा लिखा एक कागज में, मेरे साथियों, मैं एनसीपी के प्रेसिडेंट का पद छोड़ रहा हूं, लेकिन सामाजिक जीवन से रिटायर्ड नहीं हो रहा हूं। लगातार यात्रा मेरी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन गया है। मैं पब्लिक मीटिंग और कार्यक्रम में शामिल होता रहूंगा। मैं पुणे, बारामती, मुंबई, दिल्ली या भारत के किसी भी हिस्से में रहूं या हूं, आप लोगों के लिए हमेशा की तरह उपलब्ध रहूंगा। लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए मैं हर वक्त काम करता रहूंगा। लोगों का प्यार और भरोसा मेरी सांसें हैं। जनता से मेरा कोई अलगाव नहीं हो रहा है। मैं आपके साथ था और आपके साथ आखिरी सांस तक रहूंगा। तो हम लोग मिलते रहेंगे। शुक्रिया। और नीचे हस्ताक्षर शरद पवार। यह लिखा उन्होंने कागज में, अंग्रेजी में लिखा गया। लेकिन जब वो अपने कार्यकर्ताओं के सामने आए, अपनी बायोग्राफी के विमोचन के दिन उनको सबको बुलाया गया था और ये मुंबई के वाईवी चौहान सेंटर में ठीक जिस समय 12:45 हो रहे थे, उस समय जब वो भाषण देने खड़े हुए, क्योंकि उससे पहले जो किताब थी वह लोक भूल भुलैया संगति, यही बायोग्राफी है जो लिखी गई है। लेकिन 12:45 पर जब वो खड़े हुए तो उन्होंने जो कहा, पहले आप उसे सुन लीजिए। अजित उभा सुने आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी विमुक्तच्या समाजाची भूमिका मी तर कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवडणूक व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। और इसके बाद तो हंगामा मच गया। उस हॉल के भीतर कोई रो रहा था, कोई नारे लगा रहा था, शोर ही शोर था। हर कोई इस बात पर सहमति जताने की स्थिति में नहीं था कि शरद पवार पार्टी के अध्यक्ष पद को छोड़ देंगे, रिटायर हो जाएंगे। हालांकि उन्होंने कहा संपर्क बना रहेगा और जो नया अध्यक्ष होगा उसके लिए उन्होंने एक कमेटी भी बना दी। ये एक अलग हिस्सा है उस पन्ने का कि जिस कमेटी में लोग शामिल हैं वो केंद्र सरकार के निशाने पर हैं। 6 से ज्यादा ऐसे लोग जो ईडी के फाइल में जिनका नाम दर्ज है, वो चाहे अजीत पवार हों, चाहे प्रफुल्ल पटेल हों, चाहे वो अनिल देशमुख हों, चाहे छगन भुजबल हों, चाहे हसन मुशर्रफ हों, एक लंबी कतार है। ये सभी उस कमेटी का हिस्सा बने या बनाए गए जो कि अगले अध्यक्ष को तय करेगा। इसमें सुप्रिया सूले का नाम भी, सुनील तटकरे का नाम भी, इसमें धनंजय मुंडे का नाम भी, जयदेव का गायकवाड़ का नाम भी, इसमें जितेंद्र आहाट का नाम भी और राजेश टोपे का नाम भी, दिलीप पाटिल भी, के शर्मा भी, पीसी चाको भी और पार्टी के जो भी सेल हैं उनके तमाम प्रमुख जो हैं उनके नाम इसमें शामिल किए गए। सवाल दो आपके जहन में होगा या किसी के जहन में भी होगा। ऐसे मौके पर जब यह माना जा चुका है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी भी हालत में शिंदे के अनुकूल नहीं होगा, यानी उस वक्त के मुख्यमंत्री जो कि शिवसेना से निकल कर आए हैं, उनकी कुर्सी जाएगी ही, लगभग यह माना जा चुका है। और ऐसे में यह भी माना जा रहा था या माना जा रहा है अभी भी कि अजीत पवार यहां से निकलेंगे और सत्ता नहीं तो राजनीति नहीं के मंत्र को आत्मसात करते हुए बीजेपी के साथ खड़े हो जाएंगे और उनके साथ एक तमाम वो कतार होगी जो ईडी सीबीआई के दायरे में है या जिसे सत्ता चाहिए। शरद पवार ने क्या यहां पर एक ऐसा दांव खेला जिसमें हर चीज निशाने पर है। निशाने पर इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति के बीच अगर आप आज खड़े होकर देखिएगा तो आपके जहन में बिल्कुल नए नए सवाल होंगे। शरद पवार की मौजूदगी एनसीपी के जरिए जब रही तो यह माना गया कि वो कांग्रेस के करीब हैं, लेकिन किसी क्षण भी वह बीजेपी के साथ जा सकते हैं, वह किसी भी क्षण शिवसेना के साथ जा सकते हैं। यह उनकी राजनीतिक ताकत या उनका राजनीतिक विस्तार, जो भी आप कहिए, यह रहा जरूर।
अब लेकिन मौजूदा वक्त में आप देखिएगा तो जब से शिवसेना निकल कर आई, यानी बीजेपी के साथ नहीं खड़ी हुई, यानी शिवसेना के शब्दों में कहें या उद्धव ठाकरे के शब्दों में कहें तो हम उन दो गुजरातियों के साथ खड़े हो नहीं सकते हैं जिन्होंने पार्टी तोड़ दी, जो किसी भी हालत में सत्ता चाहते हैं और उस हालत में हम सत्ता देने को तैयार नहीं। ये चाहते हैं शिवसेना खत्म हो जाए। ऐसा होगा नहीं तो क्या वापस शिवसेना का बीजेपी के पास लौटना सक्षम नहीं या संभव ही नहीं है। और मौजूदा वक्त में जब एनसीपी और कांग्रेस पीछे खड़ी हो और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन जाए तो यह बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं है। बाला साहब ठाकरे रिमोट से सत्ता चलाते थे, यहां पर उद्धव ठाकरे को मनाया किसने? मनाया बकायदा शरद पवार ने। जो पूरी अघाड़ी सरकार बनाई वह पूरी की पूरी सोच शरद पवार की थी और शरद पवार ने इसका एक पन्ना अपनी किताब में भी लिखा है, जो एक बहुत साफ तरीके से इंडिकेट करता है कि दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति और इस देश की राजनीति के भीतर मौजूदा वक्त में बीजेपी या फिर मोदी अमित शाह जो खेल खेल रहे हैं उसके अनुकूल कोई हो नहीं सकता है। लेकिन सवाल तो यह है कि जब 38 बरस की उम्र में मुख्यमंत्री बन सकते हैं शरद पवार, कांग्रेस से निकलकर, कांग्रेस यू को तोड़कर जनता पार्टी का साथ लेकर, तो फिर उनके भतीजे अजीत पवार 64 बरस की उम्र में यह खेल क्यों नहीं कर सकते हैं और क्यों नहीं करना चाहिए उनको? राजनीतिक पाठ उन्होंने चचा से ही पढ़ा है। तो क्या जो साहेब की पहचान लिए थे दरअसल वही चाल अजीत पवार इस दौर में चल रहे थे? चाहे वो अपने ट्विटर हैंडल से एनसीपी का तमगा हटाना हो, चाहे रैलियों में नहीं जाना हो, चाहे भाषण नहीं देना हो, चाहे सत्ता के लिए ये कहने को तैयार हो जाएं मैं तो मुख्यमंत्री बनूंगा। और हर किसी को पता है 2024 में अगर लोकसभा के चुनाव में मोदी ताकत से जीतते हैं तो इसका राजनीतिक असर महाराष्ट्र पर भी पड़ेगा और 3 महीने या 4 महीने के बाद महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होंगे। यानी अजीत पवार की 2029 में उम्र 70 बरस की होगी। 10 बरस छोटी सुप्रिया सूले हैं जो आज कुछ नहीं बोली, समर्थकों के साथ रही, उनके साथ बैठी रही, बातचीत करती रही, बोली कुछ नहीं पब्लिकली। मैसेज बहुत साफ है राजनीतिक तौर पर। जो बीजेपी सोच रही थी या दिल्ली से बैठकर जो सोचा जा रहा था महाराष्ट्र की राजनीति में, वह एक झटके में शरद पवार ने उसको उलट दिया और अपनी ताकत बतला दी। यह तो पहला निशाना है। दूसरा निशाना उद्धव ठाकरे ने जो राजनीतिक पहचान नहीं पाई है। एक तरफ सहानुभूति उनके साथ, शहीद की मुद्रा में वो है और राजनीतिक तौर पर ताकतवर होकर उभर रहे हैं, जो कल की रैली में ही नजर आया। तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर जो कल तक चेक एंड बैलेंस करने की स्थिति शरद पवार की थी, आज की तारीख में वह उद्धव ठाकरे के साथ आ सकती है या आने लगी है? क्योंकि उद्धव ठाकरे राजनीतिक तौर पर बीजेपी के साथ जाएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ अगर शरद